नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 30 नवंबर 2025 की 5 बड़ी सुर्खियों पर बात करने वाले हैं। और पहली नज़र में देखें तो ये पांचों खबरें मतलब बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की लगती हैं। एक अमेरिका से है, एक हांगकांग से, एक एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी है, एक युद्ध के मैदान से और एक भारत की आंतरिक सुरक्षा से। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके बीच के जो वो अदृश्य धागे हैं ना, उनको खोजना है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही दिन में दुनिया के अलग-अलग कोनों में जो कुछ हो रहा है, वो असल में एक ही बड़ी कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। बिल्कुल। और वो कहानी है हमारी आज की दुनिया की, मतलब उसकी जटिलता की। अक्सर हम खबरों को अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं कि ये राजनीति है, ये तकनीक है, ये कोई हादसा है। लेकिन आज की ये 5 सुर्खियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ये सारे खाने अब आपस में मिल चुके हैं। भू राजनीति, तकनीक, मानवीय संकट, सुरक्षा, ये सब अब एक दूसरे को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, और वो भी रियल टाइम में। तो चलिए इन्हीं धागों को सुलझाना शुरू करते हैं। पहली खबर हमें अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की तरफ ले जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है। व्हाइट हाउस का तो कहना है कि ऐसा वेनेजुएला में बिगड़ती सुरक्षा और ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से किया गया है। और जैसा कि उम्मीद थी, वेनेजुएला की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही। उन्होंने इसे एक औपनिवेशिक खतरा कहा है, कॉलोनियलिस्ट थ्रेड। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये एक वैचारिक लड़ाई है जिसमें इतिहास, संप्रभुता, राष्ट्रीय गौरव, ये सब मुद्दे शामिल हैं। मतलब इस एक कदम से दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर व्हाइट हाउस का दावा सही भी मान लें कि ड्रग ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है, तो सिर्फ एयर स्पेस बंद करने से क्या होगा? मतलब जमीनी या समुद्री तस्करी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये कदम असलियत से ज्यादा प्रतीकात्मक नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ दिलचस्प बात यही है, ये कदम एक सैन्य या पुलिस एक्शन कम है और एक भू राजनीतिक संदेश ज्यादा। एयर स्पेस बंद करना वेनेजुएला की सरकार को दुनिया से, यूं कहिए, अलग थलग करने और उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये अमेरिका की विदेश नीति में एक आक्रामक वापसी का भी संकेत है। कुछ लोग तो इसे मनरो डॉक्ट्रिन 2.0 भी कह रहे हैं। मतलब कि लैटिन अमेरिका हमारा आंगन है। हाँ। और हम यहाँ किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन वेनेजुएला की जो प्रतिक्रिया है, इसे औपनिवेशिक खतरा कहना ये थोड़ी ज्यादा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे कि वहाँ की खराब अर्थव्यवस्था है, अशांति है, उससे ध्यान हटाने के लिए अमेरिका को एक बलि का बकरा बना रहे हो? ये भी कहानी का एक बहुत अहम पहलू है। इसमें कोई शक नहीं कि वेनेजुएला की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद का कार्ड खेलती है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका के इस कदम के पीछे सिर्फ सुरक्षा की चिंता है या वेनेजुएला के जो विशाल तेल भंडार हैं, वैसे आर्थिक हित भी छिपे हैं। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक शतरंज का खेल है जहां दोनों खिलाड़ी अपने अपने मोहरों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। चलिए इस तनावपूर्ण माहौल से निकलकर एक मानवीय त्रासदी की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी खबर हांगकांग से है, जहां एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये तो दिल दहला देने वाली खबर है। यह वाकई एक भयानक त्रासदी है। शहर में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है, और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि आग पर काबू पाने में घंटों लग गए, जो ये दिखाता है कि शायद वहां के फायर सेफ्टी नियम या तो नाकाफी थे या फिर उनका पालन नहीं हो रहा था। देखिए, जब आप इतनी घनी आबादी वाले वर्टिकल सिटीज बनाते हैं, मतलब ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर, तो इस तरह का जोखिम तो हमेशा बना रहता है। चीन ने भी इस पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। इससे हम क्या समझें? सतही तौर पर तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो चीन का जांच का आदेश देना सिर्फ हमदर्दी जताना नहीं है। ये हांगकांग के प्रशासन पर अपनी पकड़, अपना अधिकार जताने का भी एक तरीका है। इस जांच के नतीजों का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया जा सकता है
कि हांगकांग की जो स्थानीय सरकार है वो अकेले ऐसे संकटों से निपटने में सक्षम नहीं है और उसे बीजिंग के मार्गदर्शन की जरूरत है। अच्छा। तो ये हादसा दुखद रूप से एक पॉलिटिकल हथियार भी बन सकता है। तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि गवर्नेंस की एक परीक्षा भी बन गया है। हांगकांग की घटना ने हमें हमारे शहरों की जो फिजिकल बनावट है उसकी कमजोरी दिखाई, और अब ये एयरबस की खबर, ये हमें हमारी डिजिटल दुनिया की कमजोरी दिखा रही है। क्या ये एक ही कहानी के दो अलग-अलग पहलू हैं? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और अब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गए हैं। खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक, एयरबस, उन्होंने माना है कि उनके सबसे पॉपुलर मॉडल A320? हाँ, A320, उसके सॉफ्टवेयर में एक बड़ी खामी पाई गई है। और इसका असर तो तुरंत देखने को मिला। दुनिया भर में हजारों उड़ानें या तो रद्द हो गईं या घंटों लेट हैं। भारत में भी इंडिगो और एयर इंडिया की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ये सुनकर तो मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही है। अगले हफ्ते मेरी भी A320 से ही फ्लाइट है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि आपका पूरा सफर वो किसी दूर देश में बैठे एक कोडर की एक छोटी सी गलती पर टिका हो सकता है। आपका डर जायज है और यही इस खबर का असली सार है। यह सिर्फ यात्रियों की असुविधा की बात नहीं है, यह हमारी आधुनिक प्रणालियों की एक बुनियादी कमजोरी को उजागर करता है। यहाँ जो असली कहानी है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की नहीं है, ये एक ग्लोबल एवियन सिस्टम के भ्रम की है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, कई एयरलाइंस हैं, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया की हवाई यात्रा सिर्फ दो कंपनियों के एक डुओपोली पर निर्भर करती है, बोइंग और एयरबस। अच्छा, मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कोई तीसरा बड़ा प्लेयर है ही नहीं। लगभग नहीं। तो जब उनमें से एक को, जैसे यहाँ एयरबस को जुकाम पकड़ता है, तो पूरे प्लैनेट के ट्रैवल नेटवर्क को निमोनिया हो जाता है। कोई असली बैकअप या प्लान बी मौजूद ही नहीं है। एक कंपनी की समस्या एक वैश्विक संकट बन जाती है क्योंकि पूरा सिस्टम ही इतना केंद्रीकृत और नाजुक है। कंपनी इमरजेंसी अपडेट तो जारी कर रही है, लेकिन जो भरोसा टूटा है उसे बहाल होने में वक्त लगेगा। सिस्टम का चरमरा जाना, ये बात तो यूक्रेन में भी देखने को मिल रही है। लेकिन वहां ये हमला डिजिटल नहीं बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम पर हो रहा है। हाँ। हमारी चौथी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है, जहां यूक्रेन ने एक नई रणनीति अपनाई है। हाँ, और ये एक बहुत ही स्मार्ट और साहसी रणनीति है। यूक्रेन ने रूस के शैडो ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। ये वो जहाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए अवैध तरीके से रूसी तेल को दुनिया भर में बेच रहे हैं, और यही पैसा रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। एक मिनट, ये शैडो टैंकर्स होते क्या हैं? मतलब क्या ये जहाज बिना नाम या झंडे के चलते हैं? ये खुद को छिपाते कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये शैडो फ्लीट असल में पुराने और अक्सर खराब बीमा वाले जहाज़ों का एक बेड़ा होता है। ये अपनी पहचान छिपाने के लिए बार बार अपना झंडा बदलते हैं, किसी और देश में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और सबसे ज़रूरी, समंदर के बीच में अपना जीपीएस या जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, AIS, उसे बंद कर देते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रैक न कर सके। वो एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करते हैं ताकि तेल के असली स्रोत का पता ही न चले। ये एक तरह से समंदरी तस्करी का एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है। तो यूक्रेन अब सीधे रूस की सेना से लड़ने के बजाय उसकी जेब पर हमला कर रहा है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक असमृत युद्ध का उदाहरण है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। यूक्रेन समझ गया है कि वो रूस से हथियारों की दौड़ में शायद न जीत पाए, लेकिन अगर वो रूस की कमाई का जरिया ही बंद कर दे तो युद्ध अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ये सीधे दुश्मन की लाइफलाइन पर हमला है, और इसके जवाब में रूस ने कीव पर जो भीषण बमबारी की है वो दिखाता है कि ये हमला कितना असरदार रहा है और रूस कितना बौखलाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका एक नए शांति समझौते की भी बात कर रहा है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। अगर जमीन पर इतनी बड़ी एस्केलेशन हो रही है तो फिर शांति वार्ता का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ दिखावा है? ये आधुनिक युद्ध की सबसे जटिल सच्चाई है। शांति वार्ता और युद्ध का बढ़ना ये अक्सर साथ साथ चलते हैं। दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आने से पहले जमीन पर अपनी स्थिति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जब मोल भाव हो तो उनका पलड़ा भारी रहे। तो यूक्रेनियन हमलों से रूस को यह संदेश दे रहा है कि हम तुम्हारे आर्थिक हितों को चोट पहुंचा सकते हैं, जबकि रूस बमबारी करके ये कह रहा है कि हम तुम्हें सैन्य रूप से तबाह कर सकते हैं। ये दोनों ही कार्रवाइयां असल में उस शांति वार्ता की शर्तों को तय करने के लिए हो रही हैं। मतलब युद्ध के मैदान में जो हो रहा है वो असल में बातचीत की मेज के लिए एक तैयारी है। वाकई बहुत जटिल है। चलिए अब अपनी अंतिम खबर पर चलते हैं, जो भारत से है।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में एक नया मोड़ आया है। जी, ये मामला आंतरिक सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती को दिखाता है। जांच एजेंसियां अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और वहां के करीब 50 स्टाफ सदस्यों से पूछताछ की गई है। शक है कि धमाके का जो मुख्य आरोपी है उमर नबी, उसको इस नेटवर्क से लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला था। तो ये सिर्फ एक आतंकवादी का काम नहीं था, उसके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था। बिल्कुल, और यही आतंकवाद विरोधी अभियानों की सबसे बड़ी चुनौती है। असली खतरा सिर्फ उस एक व्यक्ति से नहीं होता जो बम रखता है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम से होता है जो उसे ऐसा करने में मदद करता है। इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। ये लोग खुद आतंकवादी नहीं होते, लेकिन वे सुरक्षित ठिकाना, पैसा, जानकारी और एक तरह की वैचारिक वैधता मुहैया कराते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि खतरा हमारी आंखों के सामने, हमारे समाज के जाने माने संस्थानों के भीतर छिपा हो सकता है। ये तो काफी डरावना विचार है। यह है, और इसीलिए ये जांच इतनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उमर नबी को सजा दिलाने के बारे में नहीं है, ये उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के बारे में है जो भविष्य में और उमर नबी पैदा कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे स्लीपर सेल्स या मददगारों को उजागर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे एक सामान्य जीवन जीते हैं और शक के दायरे में नहीं आते हैं। ये मामला हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे अपने शहरों और समुदायों के भीतर भी लड़ी जाती है। तो आज हमने इन 5 खबरों को देखा। अमेरिका वेनेजुएला का भू-राजनीतिक टकराव, हांगकांग की मानवीय त्रासदी जो शहरीकरण पर सवाल उठाती है, एयरबस की तकनीकी विफलता जो हमारी वैश्विक निर्भरता को उजागर करती है, यूक्रेन में युद्ध की बदलती रणनीति और भारत में एक जटिल आंतरिक सुरक्षा की चुनौती। ये सब मिलकर 30 नवंबर 2025 की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो काफी उथल-पुथल भरी है। हाँ, और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये पांचों खबरें एक ही सवाल की ओर इशारा करती हैं। फ्रांस में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की गलती भारत में हजारों लोगों की यात्रा कैसे रोक देती है? काला सागर में एक टैंकर पर हमला दुनिया भर में तेल की कीमतों को कैसे प्रभावित कर सकता है? अमेरिका का एक फैसला दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता कैसे पैदा कर सकता है? 30 नवंबर 2025 की ये सुर्खियां एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करती हैं जो सिर्फ आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि खतरनाक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। तो आज का हमारा टेक अवे क्या है? आज हमने 5 अलग-अलग घटनाओं पर चर्चा की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच में अलग है? मुझे लगता है कि इन खबरों से जो एक बड़ा सवाल उठता है वो ये है, क्या हमने इतने जटिल और आपस में जुड़े हुए सिस्टम बना लिए हैं कि अब हम खुद उनकी कमजोरियों को पूरी तरह से नहीं समझते? चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन हो, इंटरनेट हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसकी रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन शायद हम उसके ब्रेक और स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं। क्या हम आंखें बंद करके उड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।